वाह, हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है T20 का वर्ल्ड कप अभी तक आबोताब से जारी है। आज खेला गया श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को आउटक्लास किया, 61 रन से हरा दिया। हरा क्या दिया, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीदें तकरीबन खत्म कर दी आज न्यूजीलैंड ने। बात करेंगे क्रिकेट पर। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पैनल, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग ओपनर अहमद शहजाद, साबिक टेस्ट प्लेयर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तकरीबन 700 विकेट्स 23.8 की एवरेज से लेने वाले अब्दुल रऊफ भाई, वेलकम टू हार ना मना है। आज बताता चलूं ख़वातीन हज़रात, राशिद लतीफ़ भाई ने जिस तरह की बातें की हमारे शो पे, उनको पिंडी से कॉल आ गई, वो पिंडी गए हुए, वापस आएंगे, हमें ज्वाइन जरूर करेंगे, मगर उनकी जगह आज हमारे साथ मेहमान है अब्दुल रऊफ भाई। अब्दुल रऊफ भाई, वेलकम टू हार ना मना है। देखते हैं शो? जी बिल्कुल रोजाना देखता हूँ। देखते हैं। अच्छा भाई, आपका क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पर काफी ध्यान है, तो ये बताइए कि आज के मैच के बाद 61 रन से श्रीलंका हार गई, 3 कुछ का अब रन रेट है, नेट रन रेट न्यूजीलैंड का। हमारे चांसेस हैं या हम अब कोई और गेम देखें? मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि -0.46 है पाकिस्तान का रन रेट, और इस इतने माइनस रन रेट के साथ अगर आप श्रीलंका को वो एक बहुत बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पॉसिबल होगा, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस में और होम ग्राउंड का एडवांटेज है श्रीलंकन टीम को, तो उसमें अगर आप इतने बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका पाकिस्तान से हारेगी। 100 से भी ऊपर रन से हराना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं हारेगी श्रीलंका। आमिर भाई, एक बात बताइए, आपने कल प्रेडिक्शन की न्यूजीलैंड की, आज न्यूजीलैंड जीत गई, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगे। 88 पे 6 आउट थे, फिर उनको याद आया आमिर भाई ने तो हमारे जीतने की प्रेडिक्शन की हुई है, तो वो लेकिन एक बार फिर ये साबित हुआ। रऊफ भाई, देख रहे हैं ना इनकी प्रेडिक्शंस कैसी चलती हैं। तो न्यूजीलैंड आज जीत गई। आपको 88 जब 6 आउट थे 88 पे न्यूजीलैंड के, तो आपको लग रहा था कि आज आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई? मैं जिम में था, तो वहां पे जो ट्रेनर है मेरा, वो कह रहा था कि नहीं बस अब श्रीलंका ले गया। मैंने उसको बोला ये जो सेंटनर है ना, ये हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है। अगर ये अगले 5 ओवर खेल गया ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 150 होता है कि नहीं होता। और उसने बताया कि ऑलराउंडर्स ऐसे खेलते हैं। 15 में 90 था, आखिरी 5 में 78 किया उन्होंने, हाँ। बल्कि 6 आउट थे, और जो ऑलराउंडर साथ उन्होंने खिलाया अपना ऑफ स्पिनर, हाँ। और सेंटनर ने 22 बॉलों पे 43 के 45 किया। बेशक हमारे कल ऑलराउंडर से ऐसे नहीं हुआ, ये सेम सिचुएशन थी। और ये विकेट थोड़ा मुश्किल था, वो बेटर विकेट था हम जो कल जिस पे हम खेले। तो ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टीम को लेके चलना होता है। आखिरी 5 में 78 करना, इस कंडीशन में पहला मैच खेल रहे थे वो। सही बात। ये टीमें जो होमवर्क करके आती है ना, वो उनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क है ना, वो ये 4 महीने पहले नहीं करते, वो 2-2 साल पहले प्लान करते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो प्लेयर उनके प्लान में नहीं होंगे ना, वो उनको पहले से थैंक यू बोल देंगे कि हमने अब अगले 2 साल इन लड़कों को लेके चलना है, इनको तैयार करना है कि जब वर्ल्ड कप आएगा, इनके 30-30, 35-35, 40-40 मैच हुए हों, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जो हर कंडीशंस में अपना प्रॉपर होमवर्क करके आती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। 50-60 लाख लोगों का मुल्क है न्यूजीलैंड, जिसमें भेड़ें ज्यादा हैं, इंसान कम है। उसके बावजूद उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग है, बेंच स्ट्रेंथ भी है, टीम भी है, लोग भी हैं, लड़के, टैलेंट का पूल भी है। अहमद शहजाद, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है, ऑन पेपर आप लोगों ने काफी उसको हाई रेट किया हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से भी हार गई। आज जिस तरह खेला, ऐसा लग रहा था कि हमसे इंस्पिरेशन हासिल की हुई है। ये बताइए कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे क्यों लग रहा था कि डरे हुए हैं, किसी ने धमकी दे रखी है, जीतना नहीं, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, उनकी टीम इतनी थी। हम जब बैठ के बात करते हैं सुबह वाले शो पे भी, तो उनकी टीम में इतनी ही स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब वो खेले थे तो एक्सपोज हुए थे। सनत जयसूर्या को काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए, लेकिन वो टीम को उस तरह बिल्ड कर नहीं पाए। उनके अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने भी जाते रहे, हमें बड़ा अंदाज़ा है वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स का। वहाँ भी जिस तरह जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं, वो मसाइल श्रीलंका को भी दरपेश है। वहाँ भी पॉलिटिक्स हमेशा हर दौर में चलती रही है, और जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना ताबिश भाई किसी मुल्क के अंदर, वो टीम फिर इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती। बिकॉज जब प्लेयर्स पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, तो फिर वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनका हक मारने लग जाते हैं। और टैलेंटेड प्लेयर्स जो है ना, जनरेशंस में आते होते हैं, तगड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है,
तो जब आप जो निकलते हैं उनको जाया कर देते हैं ना, उनको वक्त पे मौके नहीं देते, उसके बाद फिर ये होता है कि वो टीम जो है स्ट्रगल करती है, जो हमें श्रीलंका की करते हुए नजर आ रही है। रोहित भाई, आपका आज के मैच पर क्या है ध्यान? श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग विद श्रीलंका? वो तो ठीक ठाक टीम है, आज जिस तरह खेल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटेंशन भी है को जीतने की, दे वर जस्ट देयर। देखिए एक्सपेक्ट तो यही था कि अच्छा खेलेंगे, मगर ये इनकी एक हिस्ट्री है कि ये इनकी बैटिंग कोलैप्स बार बार होती रहती है। क्योंकि अगर आप लास्ट एशिया कप देखें जिसमें श्रीलंका होस्ट कर रहा था, इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है, 20 रन पे इनके 6 आउट हो गए थे, जिसमें मेरा ख्याल कि शामी ने या किसी ने आउट किए थे जो इंडिया के फास्ट बॉलर थे, बुमराह ने। तो अभी भी इनका यही चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान की होम सीरीज हुई है उसमें भी बार बार इनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स होती रही है। तो ये एक इनकी ना एक कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि इनकी बनी हुई है कि इनकी बैटिंग बार बार कोलैप्स हो रही है। और इनको भी जो हमारे वाले प्रॉब्लम है, इनके पास भी कोई मिडिल ऑर्डर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस तरह हमारे पास भी स्ट्रांग नहीं है इस तरह इनके पास भी नहीं है। दूसरा, आप न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें तो वो बड़ी एक कंपाउंड किस्म की टीम है, उसमें उनके पास उनको पता है कि कौन से हमारे बैट्समैन है, कौन से ओपनर्स है, मिडिल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा। और इसके आप देखें 2 स्पिनर्स हैं उनके जिन्होंने आज परफॉर्म किया। रचिन रविंद्रा ने 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेटें ली हैं और वो एक प्रॉपर और प्योर बैट्समैन है। उसके बाद जो ग्रीन फिलिप्स है उन्होंने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 27 रन देके 1 विकेट लिया सेंटनर ने। अब हमारे जो ऑलराउंडर है आप उनको देख लें, वो हमें खुद ही नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, भी नहीं पता। आप देखें कि लास्ट मैच में हमने 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए हैं, इसीलिए आपने मोहम्मद अबरार को टीम से ड्रॉप किया। अब दोनों ने अपना कोटा ही नहीं मुकम्मल किया, बॉलिंग ऑलराउंडर होकर भी आप अपना कोटा नहीं मुकम्मल। ये आपने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर टेस्ट प्लेयर सकलैन मुश्ताक साहब जो हमारे हेड कोच भी रह चुके हैं, उनका कहना यह है कि ये दोनों ना बैटिंग ऑलराउंडर है ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर है, यानी बैटर भी उतनी ही अच्छे, बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। हैरानकुन बात लगी मुझे, दूसरा करा दिया उन्होंने। देखिए ना, समझ नहीं आ रही। इससे पहले भी आप अगर एशिया कप देख लें, इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं, 2 मैच में मुझे बताएंगे मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर भी नहीं करवाया। और उसमें वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है। शादाब खान पिछला 2023 का वर्ल्ड कप खेला जो इंडिया में हुआ, किसी एक मैच में मुझे बता दें कि उसने अपना कोटा मुकम्मल किया हो इंडियन स्पिन पिचेस पे। अबरार अहमद को आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया लेकर गए, वहां पे पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा, फिर 24 के वर्ल्ड कप पे अमेरिका लेके गए, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा। अभी पिछले साल में आपको जितने मैचेस जितवाए हैं सारे अबरार ने जितवाए हैं, और एट द नेक ऑफ द टाइम जब आपका मेजर इवेंट आया आपने उसको बाहर बिठा दिया, आप मैचेस हार गए। उनको इसीलिए मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता ये बंदा आया क्यों है। बैठा रहता है वो बंदा। अच्छा भाई, शो आगे बढ़ाएंगे, आज क्रिकेट में बहुत सारी बात करेंगे, मगर हमारा एक सेगमेंट है रूप भाई, आप तो आज पहले दिन है हॉल ऑफ फेम। आज एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी और आप तीनों से 2-2 जुमले पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सुने जाएंगे उनके बारे में, हो ना हो उनके बारे में, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। आज की हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के कौन से साबिक क्रिकेटर है, आइए देखते हैं। शाहिद आफरीदी। रूप भाई, आपने तो खेला है शाहिद भाई के साथ, कैसे 2 अच्छे जुमले इनके लिए? बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है इनकी, और पाकिस्तान की पब्लिक ने मेरा ख्याल है कि जितनी ज्यादा इनसे मोहब्बत की है शायद ही किसी से की है। हाँ, ये भी है। आमिर भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो इनके साथ वर्ल्ड कप उठा चुके हैं। आई थिंक जिसके साथ ये खड़े होते हैं ना उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, दोस्तों के ये दोस्त हैं, यारों के यार, यारों के यार, क्रिकेटर। यस, और आई थिंक पाकिस्तान के मोस्ट लाडले क्रिकेटर रहे हैं और रहेंगे। नेशन सबसे ज्यादा प्यार इनको मिला है। आपकी तो दोस्ती रही है अहमद भाई, आप तो सेल्फी किंग जो मशहूर हुए थे, शाहिद भाई के साथ सेल्फियां लेने में। नहीं, बड़े ज़बरदस्त इंसान है और बड़ा अच्छा टाइम मेरा रहा है इनके साथ, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला और बड़े हेल्पिंग है, ऐसी बात नहीं, और बड़े फनी हैं। हम लोगों को ये नहीं पता है यहाँ उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें वो बड़े विटी भी हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से one of the most popular cricketer Pakistan has ever produced, and one of the most handsome cricketer Pakistan has ever produced. Hats off to him. अच्छा, ये है, मैं क्रिकेट में भी बताना चाहूंगा कि ऐसा है कि अगर 2009 का वर्ल्ड कप देखा जाए तो शाहिद आफरीदी का सबसे कलीदी किरदार था वो ट्रॉफी उठवाने में। एशिया कप का जो हमारे लास्ट टाइम जो हम बांग्लादेश के अंदर खेले, शाहिद आफरीदी का कलीदी किरदार था। ही वाज अ बिग मैच प्लेयर। आप किसी क्रूशियल मैच में उनको हल्का खेलते भी नहीं देखेंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर थे, बैटिंग में कुछ ना भी करें तो बॉलिंग में कर लिया करते थे, फाइटर थे, फील्डिंग में कर लिया करते, फाइटर थे। आपको याद होगा कि इनको ड्रॉप किया गया था। जी जी जी। फिर उसका बाद ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो कमबैक किया था तो बड़ा गंदा पिच था। जी जी, 6 आउट कर दिए, हम सारे आउट हो गए थे, राइट।
खाली 6 नहीं आउट किए थे, वो जो उन्होंने 50 किया था ना, वो क्रूशियल था। और उसके बाद बैटिंग भी कर गए, बॉलिंग में भी 6 आउट कर गए। तो कमबैक जिस तरह किया और बड़े प्रेशर, मेरे साथ तो होते थे, तो मुझे पता था कि कितने प्रेशर के अंदर बड़े वो दुआएं कर रहे थे उस मैच के लिए। और अल्लाह ताला ने उनका, तो फाइटर थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले। बड़े ऑनेस्ट क्रिकेट के मामले में प्लेयर थे। बड़ी बड़ी टीमें खा गए, एक बार बॉल भी खा गए। तो बात ये थी कि आ गए थे, वो भी एक हरकत थी। बात करेंगे शाहिद अफरीदी पे। बहुत तालियां बजाइए लाला के लिए भाई, बूम बूम। क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस में तो मशहूर है, थाईलैंड में भी बहुत मशहूर है। तो बात ये हो रही थी, अहमद भाई आपको ही समझ में आता है बस, और किसी को समझ में नहीं आता कुछ। बात ये हो रही थी, रऊफ भाई मुझे एक बात बताएं। आज शाहिद भाई ने ये कहा कि भाई मैंने जो शाहीन को, उन्होंने अपनी प्रोबेबल 11 बनाई थी कि भाई अगले मैच में, उसमें शाहीन अफरीदी नहीं थे। फिर उनको आज मैंने देखा बोलते हुए, मैंने शाहीन के बारे में जानबूझ के ऐसा कहा ताकि उसको गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से के बाद वो अच्छा खेलता है। अगर यही फॉर्मूला है तो फिर एक बंदा रख लेना चाहिए टीम के अंदर, गुस्सा कंसल्टेंट के नाम से, जो गुस्सा दिलाता रहे ताकि टीम खेलती रहे। ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? मतलब देखिए, बेसिकली तो ये है कि उसने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेटें भी उसने ली है, मगर उसके बावजूद जो मेरा एक बॉलिंग का नॉलेज है वो अभी तक प्योरली अपनी वो फॉर्म हासिल नहीं कर सके। जो एक बायोमैकेनिकली एक परफेक्ट बॉलर होता है, उस तरीके से अभी वो बॉलिंग कर नहीं रहे। उनकी बॉलिंग में अभी बहुत ज्यादा एक्शन में फॉल्ट आ रहे हैं। क्या क्या फॉल्ट है जरा बताएं। देखिए, सबसे बेसिक चीज ये है कि जो उनके साथ ज्यादती हुई है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बाद इनको बहुत जल्दी वापस लाया गया, क्योंकि बॉलर के लिए मुकम्मल 100% फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जब तक आपका मुकम्मल नहीं होगा, आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे। इनका क्या होता था, इनके जो हील है ये इनकी हिप पे टच करती थी जब ये भागते थे रनअप पे, मगर जब ये ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन वापस आ गया तो अब 50% इनकी वो जो स्ट्रेंथ है वो नीचे जा चुकी है। बॉलिंग में अगर थोड़ी सी आपकी एक कॉइल मिसिंग हो जाए तो आपका पूरा सारा सिस्टम ही बॉलिंग का खराब हो जाता है। तो जब इनका जो वो मोमेंटम बिल्ड होता था, एक्शन जब कंप्लीट होता था, वो बेसिकली इनके रनअप से जो एनर्जी जनरेट होती थी वो आगे कंप्लीट करता था। उसकी वजह से जो इनका जो राइट इनकी लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती थी, जिसकी वजह से पेस भी जनरेट होती थी, थोड़ा सा होल्ड भी होता था और इनको स्विंग भी मिलता था। अब जब ये अनफिट होकर वापस आए, अब एक चीज़ आप देखें कि जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपकी जो राइट नी होती है, जिस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, उस पे जब आप 80 kg अगर आपका वेट है तो जब आप जंप लेकर डिलीवर करते हैं तो आपका 160 kg वेट उस पर पड़ता है। तो अगर जब आपके माइंड में इंजरी होगी तो आप वो पूरा वेट उस पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसको ट्रांसफर उसने बाकी जो उसके बड़े लीवर्स थे बॉडी के, उस पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उसको उसने नी को बचाने के लिए उसको बाहर से निकालना शुरू कर दिया। उसमें जो सारी उसकी अलाइनमेंट थी वो टेढ़ी होके चली गई। अब अगर आप देखें उसका पाँव जो है, फ्रंट जो उसका टो है, वो पॉइंट कर रहा होता है स्क्वायर लेग की तरफ, और बॉडी उसकी टर्न कर रही होती है मिड विकेट की तरफ। बॉलिंग उसने कर रही होती है फर्स्ट स्लिप की तरफ बैट्समैन को, राइट हैंडेड बैट्समैन को। तो ये सारी अलाइनमेंट ही उसकी खराब है, तो ये सही करनी पड़ेगी उसको। आमिर भाई मैं हैरान हूँ, तकरीबन यही बात आपने 3-4 दिन पहले यहाँ बताई कि उनका बोझ यहाँ पे नहीं पड़ा तो बॉडी टेढ़ी हो गई। एग्जैक्टली जुमले थे आमिर भाई के, अग्री करते। यार ये क्या करते हो आप? आमिर भाई कहा था ना उन्होंने, यही बात हुई थी यहाँ पे। लोग भाई तो ये बताइए आमिर भाई, इससे तो अग्री करते हैं, आपने भी यही जुमले कहे। और आई एम श्योर अगर उसकी बैक की ट्रीटमेंट होती होगी, उसकी बैक भी स्टिफ होती होगी। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, उसका ग्लूट और उसकी बैक स्टिफ होते होंगे, क्योंकि ये जब जैसे राहुल भाई ने कहा ना कि टांग खोलता है, तो ये डबल एनर्जी उसको लग रही है। इस पे अगर उसकी टांग सीधी जाएगी तो वो एक ही फोर्स में जा रहा है ना आगे, अभी इसके साथ वो डबल फोर्स ले रहा है, तो उसके ग्लूट उसकी बैक पे डबल वेट आ रहा है। तो वो आई थिंक उसको भी इस चीज और इंजरी का भी खतरा है, ग्रोइन का इंजरी हो सकता है। एक सेकंड, बोले। अब देखिए कि ये जो फास्ट बॉलर है हमारे, ये इंजरी के बाद जब वापस आए हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। आप इनको चाहे जितना मर्जी कंसीडर हाई करते रहे, मगर जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेंगे पूरा सीजन, आप इनको टॉप क्लास बॉलर कंसीडर नहीं कर सकेंगे। और इस इंजरी के साथ और इस एक्शन के साथ, इस बायोमैकेनिक के साथ, हमारा कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है कि जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 5 लगातार मैच खेल सके। और इस वजह से ये हमारी जो टीम, आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो करंट प्रीमियर बॉलर हैं वो फर्स्ट क्लास के लिए भी ठीक नहीं है अभी? 5 लगातार, पाकिस्तान में कोई एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कि 5 लगातार फर्स्ट क्लास मैच खेल सके। और आपका जो बिचल स्टार का, उसे एशेस के 5 टेस्ट मैच खेले हैं। तो फिर ये तो आपने ऐसी बात कर दी, अब आगे शो खत्म कर देते। खातिन आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक टू आरना मनाए क्रिकेट पे दिलचस्प तबसरा जारी है। अहमद भाई, आपसे एक मुश्किल सवाल हमेशा की तरह पूछूंगा। माइक हेसन पे काफी बात की आपने कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या टीम खिलाए जा रहे। मगर माइक हेसन वो हैं 2012 में न्यूजीलैंड के कप्तान बने और 2015 में हेड कोच बने और 2015 में न्यूजीलैंड को जो है उन्होंने बेहतरीन टीम बना दिया और वो फाइनल तक पहुंची। उन्होंने या मैकैलम ने? दोनों ने मिलकर। भाई हेड कोच तो ये थे, इनको न्यूजीलैंड की तारीख का सबसे कामयाब कोच कहा जाता है, न्यूजीलैंड की तारीख का। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ आके इनको क्या हो गया कि आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स भी हो रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला चक्कर भी है, फलां भी है। ये माइक हेसन ही है या माइक हेसन भी नहीं है? हाँ, माइक हेसन की भी कुछ मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी। अब ऑब्वियसली आपके लिए कोई नैरेटिव बिल्ड करेगा और आपको लोग अगर पुश करेंगे किसी पोजीशन के लिए, so it's always a give and take. Then there are few things that you have to do in return. There is never a free lunch. Never a free lunch in life. ये असूल आपको भी पता है, हमें भी पता है। और किस वजूहात से गैरी कर्स्टन को और गिलेस्पी को निकाला गया, you know about that, कि वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो फिर अगर किसी को इसलिए निकाला है कि कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली उस बंदे को लेके आया जाएगा जो कंट्रोलेबल हो। तो फिर ऑब्वियसली ये सारी चीजें कंट्रोल करनी थी जो अब माइक हेसन अंदर कर रहा है। और जो आप वो बात कर रहे हैं ना, वो आमिर ने ठीक कहा है, वो मैकलम था। ये एक मैन मैनेजमेंट वाला बंदा है जो कि बड़ा अच्छा यार दोस्त है, जो कि आपकी नीड्स पूरी कर सकता है, आपको तंग नहीं कर सकता, आपको जुमले नहीं कर सकेगा। आप उसके कॉलर नहीं है जो हमारे प्लेयर्स के थे। आपको कितनी दफा ये सुनने में मिला होगा कि हमारे प्लेयर्स के जो है ना कॉलर ही नहीं नीचे उतरे। वो कोच बन के भी ऐसे ही लग रहा था उन्हें कि अभी भी वो बॉलिंग ही कर रहे हैं या बैटिंग ही कर रहे हैं। तो ये चीजें उसमें नहीं है। लेकिन जहां तक पूरे की पूरी क्रिकेट उसको दे दी जाए कि भाई तू ही तू है, तो यही होता है बेसिकली। जब कोई हम बाहर से बुलाते हैं ना, उसको जो है ना इतना फ्री हैंड दे देते हैं कि उसकी उतनी शायद कैपेसिटी नहीं होती है। अब ये उनकी अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात कर रहे हैं, वो मैकलम ने बिल्ड की भी थी, उनको रोल्स की क्लैरिटी थी, वो पेडिग्री वाले प्लेयर थे, वो स्किलफुल प्लेयर थे। इस वजह से वो जो है परफॉर्म कर रहे थे। अभी तो लुक रोंकी अभी आया तो देख लें, अभी भी उनकी टीम अच्छा खेल रही है। आपके जो प्लेयर्स हैं क्या वो उस पेडिग्री के हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? अभी इसने बताया ना आपको, आमिर ने, कि सेनेटर ने क्या किया है जब आउट हुए थे। ये पेडिग्री वाले प्लेयर होते हैं ना। आपको बताया ना हेनरी क्या कर रहा है, आपको बताया ना केन विलियमसन क्या करके गया दुनिया के लिए। अभी जो एलन आया या साइफर्ड आया या फिलिप आया है, तो आप ये पेडिग्री वाले प्लेयर हैं, इनको आप कुछ कहेंगे ना तो वो समझ जाएंगे। वे स्मार्ट हैं, इनकी गेम अवेयरनेस अच्छी है, ये लोग फिट हैं। जब आप फिट होते हैं, गेम अवेयरनेस अच्छी होती है, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। क्या हमारे प्लेयर्स वो हैं जिनसे वो काम लेना चाह रहा है? आधा तीतर आधा बटेर खिला खिला के बेड़ा कर। फिर आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर खिला लें, इवन 10 प्लेयर जितने मर्जी अच्छे खिला रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, लॉन्गर फॉर्मेट में चल जाते हैं। आप एक भी लाइबिलिटी कैरी करेंगे ना जिसके आपने जो है ना, अगर आप जिस आपने सेक्रीफाइस की हो अपनी चीजें या थोड़ा गार्ड डाउन किया हो, तो वो एक्सपोज। आप देख लें कि शादाब के साथ क्या हो रहा है। वो ही एक इंसान है या उसके साथ एक आधा हो रहा है जिसपे घूम फिर के मैच आ रहा है। 17 हुआ इंडिया के खिलाफ, 17 हुआ यहीं पे, और वहीं से सारा मैच जो है खराब हो जाता है। तो एक भी जो वीक लिंक होता है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो वही आपको जो है ना फिर नीचे ले आता है। और यही अगर वो एक भी बड़ी गलतियां पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन ये सिर्फ प्लेइंग 11 भी अच्छी खिला लेते ना इन मैचेस में, तो शायद वो गलतियां छुप जाती। बहुत ठीक, राइट। तो ये मुझे लगता है एक एस्पेक्ट है कि वो प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो पेडिग्री वाले स्किलफुल प्लेयर हैं और वहां पे लोग इतनी स्क्रूटनी नहीं करते। यहाँ बड़ा प्रेशर डेवलप हो ये कह रहे हो पाकिस्तान के साथ बेस्ट कोच भी लगा दिया जाए, रिजल्ट्स नहीं निकल पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए चीजों के ऊपर। अहमद की बात को कैरी करूंगा, जैसे इसने प्लेयर्स का कहा ना, हमारे लोग यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, 2-3 प्लेयरों का नाम लो ना तो आ जाते हैं उनको डिफेंड करने, और गलत डिफेंड करने आ जाते हैं कि ये 2-3 ही प्लेयर क्यों, इन पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। ये जो 4-5 प्लेयरों का नाम हम सारे इधर उधर चैनलों पे भी आप सुनते हैं, अब शुरू हो गया नाम लेना, वो इसलिए कि 2023 में इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना था, अपनी मर्जी के पैसे साइन करवाए। जी 65 लाख पर मंथ लेना है भाई हमने, वरना हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। ठीक, तो ऐसे ही